सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सत्ता संकट की, जिसने मुनीर की सेना को चारों तरफ से घेर लिया है, जिसने शहबाज की पुलिस को चारों तरफ से घेरा है, जिसके बाद शहबाज और मुनीर की कुर्सी पर सबसे बड़ा खतरा दिख रहा है। पाकिस्तान की सत्ता के लिए प्रदर्शनकारियों के इस संदेश को आप इन तस्वीरों से भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पाकिस्तान में सेना किसी तरह भाग भाग कर अपनी जान बचा रही है। इससे भी गंभीर बात यह है कि पाकिस्तानी सेना की वर्दी सरेआम बेची जा रही है। परमाणु बम और बड़े बड़े हथियारों का जिक्र करने वाले फील्ड मार्शल मुनीर को आज ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। पाकिस्तान के सैनिकों के लिए प्रदर्शनकारियों ने सेल लगा दी। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में एक ही आवाज उठ रही है, अब नहीं चलेगी मुनीर आर्मी की गुंडागर्दी। जो तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से पीओके से आ रही हैं, उसमें पाकिस्तान की सेना और पुलिस के अत्याचार के प्रमाण हैं। लेकिन अब ये अत्याचार भारी पड़ रहा है। अब वहां की आवाम न सिर्फ सड़क पर उतर चुकी है, बल्कि सेना और पुलिस के जवानों को सबक सिखा रही है। उनके साथ वही किया जा रहा है जो वो अब तक पीओके की जनता के साथ करते आ रहे थे। कई जिलों में, कई गलियों में पाकिस्तानी सेना की वर्दी 10-10 हजार रुपए में बेची जा रही है। किसी भी सत्ताधीश के लिए इससे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? किसी भी सेना प्रमुख का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? किसी भी सेना के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती है कि उसकी वर्दी 10-10 रुपए में बेची जा रही हो? आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए पीओके में आक्रोश की आग अब कैसे ज्वालामुखी का रूप ले चुकी है। इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लग रहा है? पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में आज की तारीख में पाकिस्तान की सेना की स्थिति क्या हो सकती है? जबकि इस प्रदर्शन के बाद बड़ी संख्या में पुलिस और सेना के जवान यहां भेजे गए थे और अब यहां वर्दी की सेल लगा दी गई है। कुछ इसी तरह हर गली, हर चौराहे पर सेल लगाई गई है। वर्दी की कीमत सिर्फ 10 रुपए रखी गई है। यहाँ पर सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की सेना की वर्दी की कीमत उसकी कंगाली और स्थिति को देखते हुए लगाई गई है? क्या प्रदर्शनकारी पाकिस्तान की सेना की हैसियत बता रहे हैं? प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का मजाक उड़ाते हुए उनकी वर्दी, हेलमेट की बिक्री कर दी है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो इस वक्त वायरल है। पाकिस्तान के जवानों की हैसियत को इस वीडियो से भी देखिए। प्रदर्शनकारी पीओके में हर फ्रंट पर पाकिस्तान की सेना और पुलिस पर भारी दिख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के डर से जवान भाग रहे हैं, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। मतलब ये कि पीओके की आवाम के सामने हथियारबंद जवानों की भी बोलती बंद है। यही कहा जा रहा है कि पहले मुनीर की सेना की कुटाई हुई, फिर पीओके में वर्दी की सेल लगाई गई। पीओके का आक्रोश हर दिन बढ़ता जा रहा है। शहबाज और मुनीर को सत्ता से बेदखल करने की मांग हो रही है। सवाल यही है कि क्या शहबाज की सत्ता की आखिरी घड़ी आ गई है? क्या पाकिस्तान से बहुत जल्द सत्ता से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है? क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने चारों तरफ से शहबाज मुनीर की सत्ता को घेर लिया है। उनकी सारी शक्तियां आवाम के सामने फेल हैं, सारे हथियार आवाम के सामने फेल हैं। वैसे तो पीओके में पाकिस्तान की सेना और पुलिस के अत्याचार का खूनी इतिहास रहा है। यहाँ सिर्फ सत्ता पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा नहीं है, बल्कि लोगों के अधिकारों पर, लोगों की आज़ादी पर, लोगों के संसाधनों पर, उनके विचारों पर अवैध कब्जा है। यही वजह है कि आक्रोश की आग बहुत दिनों से सुलग रही थी। अब इस आग में पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो चुका है। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि धर्म के नाम पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पीओके की असेंबली को भी गुलाम बना रखा है। इस पर आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के करीबियों का कब्जा है। पीओके के हालात पर भारत की भी नजर बनी हुई है। भारत ने पाकिस्तान को साफ साफ ये संदेश भी दे दिया है कि वहां क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पीओके में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तानी सेना बर्बरता कर रही है। पीओके में निर्दोष लोगों पर अत्याचार हो रहा है। पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। पीओके में संसाधनों की लूट का नतीजा है जो हालात हैं। याद रखो कि पहाड़ों में हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट
का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। पीओके के आक्रोश के बाद अब आप इस पर भारत के रुख को भी जानिए। आज शहबाज और मुनीर को भी ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान की चाल, चरित्र और नीति को भारत कैसे जवाब देता है। भारत के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत संयम नहीं बरतेगा। ऐसी कार्रवाई होगी कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे भूगोल में रहना है कि नहीं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहिगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। सत्ता के न्यूज मित्रों को अब पाकिस्तान की एक ऐसी पूर्व महिला क्रिकेटर से मिलवाते हैं जिनका काम वैसे तो कमेंट्री करना है, लेकिन इस खबर को देखने के बाद आपको भी लगेगा कि उनके विचार, उनकी सोच पर कट्टरपंथ हावी है। आपने क्रिकेट में हेलीकॉप्टर शॉट के बारे में सुना होगा। हेलीकॉप्टर शॉट के बाद बॉल को बाउंड्री के बाहर जाते हुए देखा होगा, लेकिन पाकिस्तान की पूर्व महिला क्रिकेटर हेलीकॉप्टर नहीं कट्टर शॉट लगा रही हैं, वो भी कमेंट्री बॉक्स में बैठकर। सना मीर पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। सना मीर वनडे में 1000 रन बना चुकी हैं, 100 विकेट भी ले चुकी हैं, 72 महिला वनडे मैच और 65 महिला T20 मैच में कप्तानी कर चुकी हैं। वर्ष 2020 में इंटरनेशनल करियर को अलविदा कहा था। अब वो कमेंट्री बॉक्स से नफरती शॉट्स लगा रही हैं। आपको बताते हैं पूरी कहानी क्या है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के दौरान सना मीर ने कश्मीर का जिक्र किया। क्रिकेट की भाषा में कहें तो ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट छोड़ने के बाद सना मीर कमेंट्री बॉक्स से पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर के लिए बल्लेबाजी कर रही थी। सना मीर ने पीओके को आज़ाद कश्मीर बता दिया। ये लग रहा था कि उनकी चाहत है कि मुनीर उनके फैन बन जाएं। आपको बता दें कि विमेंस वर्ल्ड कप का आयोजन भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से हो रहा है। कल पाकिस्तान और बांग्लादेश की महिला टीमों के बीच मुकाबला हो रहा था। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में मैच हो रहा था। सना मीर कमेंट्री कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कैसे दुष्प्रचार वाले फ्री हिट लगाए, आप देखिए। महिला वर्ल्ड कप 2025 के मैच के दौरान सना मीर कमेंट्री कर रही थी जब पाकिस्तानी खिलाड़ी नतालिया परवेज बल्लेबाजी के लिए उतरी। इस दौरान सना मीर ने नतालिया परवेज का नफरती परिचय दिया। ये कहा कि वो आज़ाद कश्मीर से हैं, ये आज़ाद कश्मीर से आती हैं, लाहौर में ज़्यादातर क्रिकेट खेलती हैं, अधिकांश क्रिकेट खेलने के लिए इनको लाहौर आना पड़ता है। सना मीर की इस टिप्पणी का विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक लोग आलोचना कर रहे हैं। आपको ये भी जानना चाहिए कि सना मीर को लेकर लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। वैसे वो नफरती टिप्पणी पर घिर चुकी हैं। लोग सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि पहले सना मीर ने कश्मीर कहा, फिर खुद को सुधारते हुए आज़ाद कश्मीर कहा। ये जुबान फिसलना नहीं है। सना मीर पर कार्रवाई होनी चाहिए। सना मीर को बर्खास्त करने की भी मांग हो रही है। ये पूछा जा रहा है कि क्या आईसीसी को ऐसे दुष्प्रचार स्वीकार हैं। विवाद बढ़ने के बाद सना मीर अब सफाई दे रही हैं। आपको सना मीर की ओर से दी गई सफाई के एक एक शब्द को जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के गृहनगर के बारे में टिप्पणी का उद्देश्य केवल ये बताना था कि पाकिस्तान के खास क्षेत्र से आने के कारण उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसका सफर कैसा रहा। ये उस कहानी का हिस्सा है जो हम कमेंटेटर के तौर पर बताते हैं कि खिलाड़ी कहां से आते हैं। कृपया इसका राजनीतिकीकरण ना करें। वर्ल्ड फील्ड पर एक कमेंटेटर के तौर पर उनका काम खेल, टीमों और खिलाड़ियों पर फोकस करना है। दिल में कोई दुर्भावना नहीं है या भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। सत्ता में अब आपको एक ऐसी शस्त्र पूजा दिखाते हैं जो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि पारिवारिक और राजनीतिक क्लेश का केंद्र बन गई है। इसे शस्त्र पूजा से ज्यादा हथियारों की नुमाइश का नाम दिया जा रहा है और इसके प्रायोजक हैं कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष
कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। बाहुबली राजा भैया हर साल दशहरे पर शस्त्र पूजन की परंपरा निभाते हैं, लेकिन इस बार की पूजा को पूजा से ज्यादा शक्ति प्रदर्शन और उनकी पत्नी को जवाब माना जा रहा है। वैसे इसकी पूरी कहानी समझने से पहले उन तस्वीरों पर गौर करिए जो विजयदशमी के दिन कुंडा के बेंती महल से आई हैं। इस तस्वीर में एक लंबी सी मेज पर हथियारों को ऐसे सजाया गया है जैसे कोई बाजार लगा हो। राजा भैया स्वयं पुष्प वर्षा करके इन हथियारों की पूजा कर रहे हैं और साथ में उनके समर्थक भी मौजूद हैं, जबकि एक तस्वीर में वो हाथ जोड़कर बैठे हुए दिख रहे हैं। लेकिन हथियारों के वीडियो वायरल होने के बाद सियासत से सोशल मीडिया तक सवालों की फायरिंग भी शुरू हो गई। सवाल यह है कि इतने सारे हथियार आए कहां से? इतनी भारी मात्रा में टेबल पर रखे हथियार हैं किसके? और क्या राजा भैया के कथित शस्त्रागार के सारे हथियार वैध हैं? वैसे इन सारे सवालों का जवाब खुद राजा भैया ने दे दिया है, जो हर वर्ष दशहरे पर शस्त्र पूजन की परंपरा निभाते हैं, जिसे सनातन धर्म की प्राचीन रस्म माना जाता है। इस बार भी बेंती महल में हनुमान जी की मूर्ति के सामने पुरोहितों के मंत्रोच्चार के बीच पूजा हुई, लेकिन इसके वीडियो ने उत्तर प्रदेश में एक हलचल जरूर मचा दी है, क्योंकि राजा भैया के शस्त्रागार में कोई एक हथियार नहीं रखा था। इसमें दर्जनों की संख्या में पिस्टल हैं, 12 बोर की एक नहीं कई बंदूकें हैं, रिवॉल्वर की लाइन लगी है, भर भर कर राइफल सजाई गई हैं, साथ ही कार्बाइन भी रखे गए हैं। लेकिन विजयदशमी पर शस्त्र पूजा के लिए हथियारों की नुमाइश की टाइमिंग को सिर्फ संयोग नहीं बल्कि एक बड़ा प्रयोग माना जा रहा है, और इसे समझने के लिए हम आपको कुछ दिन पीछे लेकर चलते हैं, जब तारीख थी 24 सितंबर। इसी दिन राजा भैया की पत्नी कुंवर भानवी सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसमें बड़ी तादाद में हथियार दिखाई दे रहे थे। इसके जरिए उन्होंने राजा भैया पर अवैध हथियार रखने के न सिर्फ गंभीर आरोप लगाए थे, बल्कि जान को खतरा भी बताया था। भानवी सिंह ने लिखा था कि इतनी मात्रा में खतरनाक किस्म के अवैध हथियार एकत्र करने के सबूत होने के बाद भी जांच एजेंसियां हाथ पर हाथ धरकर क्यों बैठी हैं? क्या इस तरह के हथियार रखने की अनुमति किसी को है? क्या ये संगीन और गंभीर अपराध नहीं है? और क्या इस तरह के हथियार रखने वाले व्यक्ति से लोगों की सुरक्षा को खतरा नहीं है? अब एक हफ्ते के बाद राजा भैया की हथियारों वाली इस प्रदर्शनी को पत्नी भानवी सिंह को जवाब माना जा रहा है। जिस तरह एक वीडियो में भानवी सिंह ने हथियार दिखाए थे और उन्हें अवैध बताया था, उसी तरह शस्त्र पूजा पर राजा भैया और उनके समर्थकों ने हथियारों को टेबल पर सजाया, और इस पर राजा भैया का जो जवाब आया आपको वो सुनना चाहिए। धर्म की परंपरा है, विजयदशमी में आज से नहीं पैतृक परंपरा है। शस्त्र पूजन होता है, गौ पूजन होता है, अश्व पूजन होता है, वाहन पूजन होता है। तो कितने आज शस्त्रों की पूजा हुई? वो सब हमारे ही हैं। जो कुछ हमारे समर्थकों का है सब हमारा है, और जो हमारा है वो सब कुछ हमारे समर्थकों का है। वैसे कुंवर भानवी सिंह को जवाब सिर्फ राजा भैया ने ही नहीं दिया, बल्कि पिता के सम्मान में अब उनके दोनों बेटे भी मैदान में आ चुके हैं। भानवी सिंह ने अवैध हथियारों को लेकर मास डिस्ट्रक्शन मतलब बड़े स्तर पर जनहानि का जो दावा किया है, उसमें राजा भैया के छोटे बेटे बृजराज प्रताप सिंह ने लिखा, अगर मां वाकई घर में मास डिस्ट्रक्शन वेपन यानी तबाही फैलाने वाले हथियार होने की बात कर रही हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारे घर में कोई परमाणु संयंत्र यानी न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है? छोटे बेटे के कुछ देर बाद राजा भैया के बड़े बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने भी अपनी मां पर आरोपों की फायरिंग शुरू कर दी। शिवराज प्रताप सिंह ने लिखा, हमारी मां सिर्फ दाऊ यानी पिता को बदनाम करना चाह रही हैं, जिससे एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उनकी छवि को हानि पहुंचे। दाऊ का जीवन एक खुली किताब है, पूरा कुंडा उनका परिवार है। कुल मिलाकर दशहरे पर राजा भैया का वेपन शो शस्त्र पूजा से ज्यादा राजनीतिक फैमिली ड्रामा बनकर रह गया है, जिसमें कलेश की मात्रा बहुत ज्यादा है। सत्ता में अब आगे बढ़ते हैं और कफ सिरप वाले जानलेवा खतरे की बात करते हैं। हमने 2 दिन पहले सत्ता में आपको ये बताया था कि कैसे देश के 2 राज्यों में कफ सिरप वाला जानलेवा संकट है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की संदिग्ध मौत हो रही है। मध्य प्रदेश में 6 बच्चों की किडनी फेल की खबर आई। ये आशंका जताई गई कि बच्चों की किडनी कफ सिरप की वजह से खराब हुई है, लेकिन जानलेवा कफ सिरप वाला रिस्क कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है।
जहां अब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। आशंका यह है कि इसकी वजह कफ सिरप है। पहले 6 बच्चों की मौत हुई थी, लेकिन पिछले 2 दिन में 3 और बच्चों की जान चली गई। 12 बच्चों का इलाज जारी है। इनमें से कुछ की हालत अभी भी गंभीर है। इसके बाद से छिंदवाड़ा में 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 25,000 बच्चों को चिन्हित किया गया, जिनमें से करीब 4,600 बच्चों की किडनी और लीवर की जांच हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन कफ सिरप को लेकर है जिन्हें पीने के बाद बच्चों की किडनी फेल होने की आशंका है। मध्य प्रदेश में 9 बच्चों की मौत के बाद भी कफ सिरप वाले खतरे पर अजीब सा कंफ्यूजन है। दरअसल बच्चों की मौत के बाद छिंदवाड़ा जिले में 2 कफ सिरप पर बैन लगा। कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस नाम के 2 कफ सिरप बैन किए गए। लेकिन अजीब बात यह है कि राज्य के बाकी जिलों में इन दवाओं पर बैन नहीं है। इसको लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई। कहा यह जा रहा है कि कार्रवाई से पहले रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। 2 दिन पहले बिना जांच रिपोर्ट आए कफ सिरप को क्लीन चिट देने वाले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने आज इसको लेकर नई जानकारी दी। ये बताया कि 12 दवाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से 3 दवाओं की रिपोर्ट आ चुकी है। उन तीनों में कोई हानिकारक तत्व नहीं है, जिसके बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। बाकी 8 दवाओं की रिपोर्ट भी जल्दी ही आएगी। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि इन दवाओं के सैंपल में डाइथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल नहीं है। ये दोनों जहरीले तत्व किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक तरफ क्लीन चिट है तो दूसरी तरफ एक्शन है। छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की सप्लाई करने वाली फर्म पर जबलपुर में रेड हुई। इस फर्म ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की 660 शीशी मंगाई थी, जिनमें से 594 शीशी छिंदवाड़ा में सप्लाई की गई। ये सारी कफ सिरप चेन्नई की कंपनी से मंगाई गई थी। अब इस दवा के सैंपल जांच के लिए भोपाल लैब भेज दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में भी कफ सिरप के साइड इफेक्ट से बच्चों के बीमार होने की आशंका थी, जिसके बाद इस दवा की सप्लाई भी रोकी गई। लेकिन अब सरकार की जांच में कंपनी को क्लीन चिट मिल रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने की वजह से अब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसमें प्रशासन ने आशंका जाहिर की है कि जो दवाएं उन्हें दी गई थी, जो 2 कफ सिरप दिए गए थे, उसकी वजह से इन मासूमों की जान गई है। सरकार का तो यही मानना है फिलहाल कि इन दवाओं पर किसी तरह का कोई बैन नहीं है। अगर आपको लेना है तो आप ये दवाएं ले सकते हैं, नहीं लेना है तो नहीं भी ले सकते। जैसा कि आप बता रहे हैं कि छिंदवाड़ा में इंसिडेंट हुआ है और छिंदवाड़ा में बैन कर दी गई है, तो बाकी जगह से तो इस तरह की स्थिति निकल के नहीं आई है। तो अभी क्या हम उन बच्चों को क्या मरने के लिए छोड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मरने के लिए छोड़ रहे हैं। उस डायरेक्शन में भी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। जो 9 बच्चों की डेथ हुई उनमें से 6 बच्चों से बात हुई थी, जिनमें से 5 बच्चों पर कोल्ड्रिफ की हिस्ट्री और 1 पर नेस्ट्रो की हिस्ट्री निकली है। अभी 3 दवाइयों के जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है। उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। आज पूरी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो वेंटिलेटर पे हैं, कहीं कोई मॉनिटरिंग नहीं है और इसका नतीजा ये है कि एक्सपायरी डेट की दवाई दी जा रही है, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से दवाई खरीदी जा रही है, निर्दोष जाने जा रही है। मैं कहना चाहूँगा इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। जो दवाइयाँ जो जिन माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे दे और उससे ऐसा हादसा हो जाए, इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है। इसके जांच में तो हमने जो हमारी दवाइयाँ टेस्ट करा ली है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। केंद्र सरकार की टीम ने जांच में पाया कि राजस्थान जिस कफ सिरप से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है वो दवा डेस्ट्रोमेथोर्फोन बेस्ड है, यानी इसे बच्चों को देने की सलाह ही नहीं दी जाती। इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से कफ सिरप को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि बच्चों को खांसी की दवा बहुत सोच समझकर और सीमित मात्रा में ही दी जाए। ज्यादातर बच्चों में खांसी जुकाम अपने आप ठीक हो जाता है और इसके लिए दवा की जरूरत नहीं होती। 2 साल से छोटे बच्चों को दवा बिल्कुल ना दी जाए। 5 साल से छोटे बच्चों को भी ये दवाएं आमतौर पर नहीं दी जाती। बच्चों को खांसी की दवा तभी दी जाए जब डॉक्टर क्लिनिकल जांच करके इसे जरूरी समझें।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा है कि इस एडवाइजरी को सभी अस्पतालों तक पहुंचाया जाए। कफ सिरप कब और कैसे बच्चे की जान का दुश्मन बन सकता है, इस पर हमने हेल्थ एक्सपर्ट से भी बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, जिस तरह की भी रिपोर्ट्स आई हैं, अभी ये एमपी और राजस्थान में जो बच्चों की डेथ हुई है, एक तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं 2 से 5 साल के बीच के हैं, और ऐसा देखा जा रहा है कि कोई कफ सिरप पीने की वजह से इनकी डेथ हुई है। तो एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसके कफ सिरप, जिसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन ब्रोमाइड करके एक सॉल्ट है, उसकी वजह से ये वाला कफ सिरप है जो इम्प्लिकेट हो रहा है। या तो ये इसकी ओवरडोज हुई बच्चों को, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, या बच्चों ने बिना किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के बच्चों ने पिया है, उनके माँ बाप ने पिलाया है। सत्ता में अगली खबर भी देश के हर माता पिता के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर वो पेरेंट्स जिनके घर में बच्चे या टीनेजर्स हैं, मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप है और उनका बच्चा ऑनलाइन गेम खेलता है। उन बच्चों को ऑनलाइन गेम से बचाने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब ये सिर्फ गेम नहीं बल्कि बच्चों के शोषण का भी प्लेटफॉर्म बन रहा है। ये बात आपको बॉलीवुड के एक्टर अक्षय कुमार की बातों को सुनकर समझ आएगी। अक्षय कुमार आज मुंबई में एक साइबर जागरूकता कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने वहां अपनी 13 साल की बेटी से जुड़ी एक ऐसी घटना का जिक्र किया जिसे सुनने के बाद हर कोई चौंक गया। अक्षय कुमार ने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा एक डराने वाला वाकया बताया कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। अक्षय ने बताया कि ऑनलाइन गेम खेलते हुए उनकी बेटी एक अजनबी के संपर्क में आ गई। पहले तो उस अजनबी ने धन्यवाद, शाबाश और शानदार जैसे विनम्र मैसेज भेजे, लेकिन जैसे ही अजनबी को पता चला कि सामने वाली यूज़र फीमेल है, उसकी बातचीत का लहजा बदल गया और इसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला था। अचानक अजनबी ने उनकी बेटी से ऑनलाइन गेम पर ही अश्लील फोटो मांग ली। इससे उनकी बेटी डर गई। उसने तुरंत गेम बंद कर दिया और इसकी जानकारी दी। अक्षय कुमार की बातों में देश के हर माता पिता के लिए चिंताजनक नोटिफिकेशन है, क्योंकि ऑनलाइन गेम में न सिर्फ बच्चों का बचपन गुम हो रहा है, बल्कि अब उनका ऑनलाइन शोषण भी शुरू हो गया है। मतलब वक्त के साथ ऑनलाइन गेम की स्टेज खतरनाक होती जा रही है। पहले तो ऑनलाइन गेम पर साइबर फ्रॉड और साइबर ठगी वाली खबरें आती थी। इसके बाद ऑनलाइन गेम से धर्मांतरण का खेल शुरू हो गया और अब ऑनलाइन गेमिंग पर नंगता का खेल भी हो रहा है, जो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। राहत की बात यह है कि अक्षय की बेटी ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत गेम को बंद कर दिया। मेरी डॉटर एक वीडियो गेम खेल रही थी और तो कुछ वीडियो गेम्स होते हैं जो आप किसी के साथ खेल सकते हो, कोई अननोन स्ट्रेंजर के साथ आप खेल रहे होते हो। आप जब खेल रहे होते हो तो वहां से कभी मैसेज आता है, थैंक यू, ओह दैट वाज ग्रेट, यू आर डूइंग सो गुड, अरे फैंटास्टिक, वेरी courteous message. And suddenly the person said, from where are you? And she wrote, Mumbai. And then suddenly अपने आप फिर नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, अरे वेल प्लेड, बहुत अच्छा किया, ये है, थैंक यू, बहुत कर्टियस। ऐसा लगा कि बहुत ही रिस्पेक्टेड, कोई जो भी सामने खेल रहा हो बहुत रिस्पेक्टेड। फिर एक मैसेज आया, आर यू मेल और फीमेल? शी रिप्लाइड, फीमेल। ही सेंड अ मैसेज, कैन यू सेंड मी a nude picture of yours? Daughter, she